हम पढ़ रहे थे गतिकी में छोटे मोटे टॉपिक मैंने आपको बताए थे, जैसे क्या क्या बताए थे बताओ। गति के प्रकार, दूरी, विस्थापन, दूरी और विस्थापन। उसके बाद पढ़ा था अपन ने चाल और वेग। अब अपन लास्ट में पढ़ने जा रहे थे त्वरण। तो त्वरण के बारे में कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा उसको फिर से रिवाइज। ठीक है, त्वरण देखो आप, त्वरण किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कोई भी वस्तु है, अगर उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? त्वरण। या दूसरे शब्दों में एकांक समय में वेग में परिवर्तन, एकांक समय में, इकाई समय में कितना वेग में परिवर्तन हुआ, वही क्या कहलाएगा बताओ? त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया? त्वरण का फॉर्मूला हो गया वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय, एकांक समय में वेग में परिवर्तन। बोलो यही हुआ है ना? कैसे? जैसे गाड़ी चलती हुई जा रही है, मान लो प्रारंभ में इसका वेग है, प्रारंभ में इसका वेग है u, और थोड़ी देर बाद बढ़ के कितना हो गया बताओ? v, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया बताओ? t। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? पहले मान लो वेग 10 है, बाद में बढ़ के हो गया 15, तो परिवर्तन कितने का हुआ? 15 माइनस 10 कितने का हुआ? 5 का। तो पहले वेग u है, बाद में v हो गया, तो परिवर्तन कितने का हुआ? v माइनस u। वेग में परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस u। और समय कितना लगा बताओ? t। और त्वरण को लिखते हैं a से, एक्सीलरेशन। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया? वेग में परिवर्तन बटे समय। परिभाषा क्या बोलेंगे? एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है बताओ? त्वरण कहलाता है। ठीक है। त्वरण कैसी राशि है? अदिश राशि, सॉरी सदिश राशि। कैसी है? सदिश मतलब इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी होती है। ठीक है। फिर मैंने बताया था इसका मात्रक क्या होगा, किस में मापते हैं इसको? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और उसमें समय का भाग और लगाया, मतलब सेकंड का भाग और लगा दिया, बटे में 1 मान लो, ये पलट जाएगा, तो मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या दूसरा मात्रक, मीटर की जगह किलोमीटर ले लो और सेकंड की जगह आवर ले लो, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता। तो ये बताया था मैंने। अब देखो ध्यान से, एक वस्तु यहाँ से चल रही है इस जगह से, मान लो इसका प्रारंभिक वेग 10 है और अंतिम वेग हो गया 15, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? v माइनस यू प्लस 5 हुआ या नहीं? 15 माइनस 10 कितना है? प्लस 5। तो मतलब वेग में परिवर्तन हो गया प्लस 5। मैं बोल रहा हूँ एक वस्तु यहाँ से चल रही है 10 की स्पीड से, मैंने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाते ही उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। मान लो ये कितनी हो गई? 2। तो अब वेग में परिवर्तन कितना हुआ? -8। 2 माइनस 10 कितना हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी चल रही है 10 की स्पीड से और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया हमने, 10 की स्पीड से चल रही है, उसी स्पीड से चलती जा रही है, तो यहाँ भी 10। तो अब परिवर्तन कितना हुआ? वेग में परिवर्तन 0। समझ में आया? तो आप देख पा रहे हो कि वेग में परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी। अगर वेग में परिवर्तन धनात्मक है, देखो समय तो सदैव धनात्मक होता है, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगर वेग में परिवर्तन धनात्मक है, मतलब वेग में वृद्धि हो रही है, तो जब वेग बढ़ रहा है तो वेग में परिवर्तन धनात्मक है, तो त्वरण भी कैसा होगा बताओ? धनात्मक। और जब वेग घट रहा है तो वेग में परिवर्तन क्या आएगा? ऋणात्मक। तो यहाँ वेग में परिवर्तन ऋणात्मक रखेंगे तो त्वरण भी कैसा आएगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन। क्या कहते हैं बताओ?
तो किसी भी वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण, और अगर वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, और उसका दूसरा नाम क्या है? मंदन। अगर वेग घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण होगा, उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मंदन। ठीक है। और यदि कोई वस्तु एक नियत वेग से जा रही है, एक समान वेग से जा रही है, तो फिर वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ 0 रखें और 0 में t का भाग लगाएं तो 0, तो त्वरण भी क्या मिलेगा बताओ? 0। और अगर वस्तु नियत वेग से जा रही है तो त्वरण कितना होगा बताओ? 0। तो ये याद रहेगा। त्वरण धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है। धनात्मक को त्वरण बोलेंगे, ऋणात्मक को मंदन बोलेंगे, और शून्य कब हो सकता है? जब एक समान वेग से गतिमान हो। ठीक है। तो आगे लेते हैं अपन, यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था लास्ट। ठीक है। अब आगे अपन लेते हैं त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार, तो त्वरण के प्रकार वही आएंगे। पहला, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है? एक समान त्वरण, इसको समझना आप। जैसे मान लो ये तो समय ले लिया यहाँ पे t, और ये ले लिया अपन ने वेग। मान लो प्रारंभ में समय 0 है और वेग भी 0 है। 1 सेकंड के बाद समय हो गया अब 1 सेकंड, और वेग हो गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। हो गया? कोई दिक्कत समझ में आया? फिर आगे आओ। आगे समय हो गया 2 सेकंड और वेग हो गया 40 मीटर पर सेकंड। समय हुआ 3 सेकंड तो वेग बढ़ के हो गया 60 मीटर पर सेकंड। तो अगर ऐसा हो रहा है कि समय जिस अनुपात में बढ़ रहा है उसी अनुपात में यदि वेग में वृद्धि हो रही है, तो ऐसा त्वरण क्या कहलाएगा बताओ? एक समान त्वरण। कैसे कहलाएगा? चेक करते हैं एक समान त्वरण कैसे। जैसे देखो 0 से 1 सेकंड के बीच में कुल कितना समय लगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड ही तो लगा। और यहाँ से यहाँ तक वेग में परिवर्तन कितना हुआ? पहले 0 था, बढ़ के 20 हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ बताओ? 20। त्वरण का फॉर्मूला क्या है? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन कितना है? 20, और बटे में समय 1, तो आंसर कितना आ गया बताओ? 20। त्वरण कितना आ गया बताओ? 20 मीटर पर सेकंड आया। बाद में चेक करो, यहाँ से यहाँ तक समय में कितना परिवर्तन हुआ? 1 सेकंड ही हुआ। पहले 1 सेकंड में थे, अब 2 पे पहुँच गए, तो परिवर्तन कितना हुआ? 1 सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 20। वही त्वरण निकालें तो कितना आएगा? वेग में परिवर्तन बटे समय कितना आया? यहाँ भी चेक करो, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 20, वही 20 बटे 1, तो कितना आ गया बताओ? तो आप चेक कर पा रहे हो? कहीं भी चेक कर लो, त्वरण पहली स्थिति में भी 20 है, दूसरी स्थिति में भी 20 है, तीसरी में भी 20 है। मतलब हर स्थिति में त्वरण क्या है बताओ? एक समान। हर स्थिति में त्वरण कैसा है बताओ? एक समान। बोलो है या नहीं? पहले भी 20, बीच में 20 और बाद में भी 20, तो हर स्थिति में त्वरण एक समान है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएं? तो परिभाषा कैसे बनाएंगे एक समान त्वरण की? कि देखो समान समय अंतराल में, ये समान समय अंतराल है 1-1 सेकंड का, समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन भी कितना आ रहा है बताओ? समान। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20। तो एक समान त्वरण की परिभाषा क्या हो गई? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि किसी वस्तु के, है ना, समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु का त्वरण कैसा कहलाता है? एक समान त्वरण। समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है। समान, देखो समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु का त्वरण कैसा होगा बताओ? एक समान त्वरण।
क्लियर, कोई डाउट? इसके लिए ग्राफ बनाओ, वेग समय ग्राफ। तो कैसा बनेगा? तो देखो यहाँ ले लो, वेग और समय के बीच में ग्राफ, ये वेग और ये समय। समय लिख दो यहाँ पे एक्स अक्ष पे, ऐसे मान लें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, है ना। और वेग इधर मान लेते हैं वाई अक्ष पे 0, 20, 40 ऐसे, है ना। ये 0, ये 20, 40 ऐसे मान लें 60। अब ग्राफ बनाओ, 0 पे 0, 1 पे 20, 1 पे 20, 2 पे 40, 3 पे 60। इन बिंदुओं को मिलाओ, ये आता ना 10th क्लास में बनाए हैं अपन ने ऐसे ग्राफ। तो इसको मिलाओगे आप तो कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? सरल रेखीय। ठीक है, तो एक समान त्वरण के लिए वेग और समय के मध्य कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? सरल रेखीय, मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा बनेगा। अगर ऐसा ग्राफ कहीं भी दिखाई दे, किसके बीच में? वेग और समय के बीच में ऐसा ग्राफ दिखाई दे, तो वो किसको व्यक्त करता है? एक समान त्वरण। किसको व्यक्त करता है? ठीक है, हो गया ये। आगे दूसरा आता है आपके पास असमान त्वरण। असमान त्वरण, तो असमान त्वरण क्या होगा बताओ? इसी को बना लो। यदि समान समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान हो, क्या हो बताओ? असमान। कैसे? जैसे पहले वस्तु का वेग 0 था, फिर 20 हो गया, फिर अचानक से 100 हो गया, फिर अचानक से 70 रह गया। तो वेग में परिवर्तन पहले 20, फिर 80 और फिर -30, तो अलग अलग आ रहा है नहीं। तो समान समय अंतराल में यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हो? असमान हो, या यदि वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो लेकिन असमान समय अंतराल में हो। दो तरीके से बोल सकते हैं आप, या तो समान समय अंतराल में असमान वेग में परिवर्तन, या फिर समान वेग में परिवर्तन हो लेकिन असमान समय अंतराल में हो। तो ऐसा त्वरण क्या कहलाएगा बताओ? असमान त्वरण। ठीक है, कोई दिक्कत? और असमान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ कैसा आएगा? कैसा भी आ सकता है, आड़ा टेढ़ा, ऊपर नीचे, क्योंकि ये तो अचानक घटते बढ़ते रहते। मतलब सरल रेखा को छोड़ के कोई भी आ जाए। जैसे देखो ये बनाया वेग समय ग्राफ, जैसे ये आ गया, ऐसे आ गया, यूं आ गया, तो ये किसके हैं बताओ? असमान त्वरण के। ठीक है, असमान त्वरण के लिए वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाएं तो वो सरल रेखीय ग्राफ को छोड़कर कुछ भी बन सकता है, क्योंकि सरल रेखीय ग्राफ किसके लिए होता है? एक समान त्वरण के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट तीसरा अपन लेते हैं औसत त्वरण। तीसरा क्या आता है? औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या होगा बताओ? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। और औसत त्वरण का क्या होगा? वेग में कुल परिवर्तन, वेग में कुल परिवर्तन, कुल परिवर्तन और बटे कुल समय, लिया गया कुल समय। ये क्या कहलाएगा बताओ? औसत त्वरण। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? मान लो प्रारंभ में वेग v1 है और अंत में वेग हो गया v2, तो वेग में कुल परिवर्तन कितना हुआ? v2 माइनस v1 हुआ है नहीं? प्रारंभ में समय t1 है और अंत में समय हो गया t2, तो कितना समय लगा? जैसे हमने जब गति प्रारंभ की तब समय था 12:05, और जब गति खत्म हुई जब समय था 12:10, तो कितना समय लगा? 5 मिनट। समझ रहे हो? जैसे पहले तो समय था 12:05 और बाद में हो गया 12:10।
तो कितना समय लगा? 5 मिनट। कैसे निकाला? इसमें से इसको घटा दिया। तो पहले समय t1 है, बाद में t2 हो गया, तो समय कितना लगा? t2 माइनस ये हो गया त्वरण। और औसत त्वरण को यहाँ av लिखते हैं। av मतलब होता है एवरेज, एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। तो औसत त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा? कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल समय। बोलो गए? ठीक है, आगे बात करें। ये तीसरा था। चौथा आपके पास आता है तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? तात्क्षणिक त्वरण किसी भी वस्तु का एक निश्चित समय पर त्वरण क्या कहलाएगा? बताओ। तात्क्षणिक। निश्चित समय मतलब जब वस्तु चल रही है तो मैं जब भी पूछूं तब त्वरण। जैसे मैंने पूछ लिया अभी बताओ कितना है, तो उसी समय बताना है, लेट नहीं करना है। जैसे कोई कार चल रही है, मैं बोलूं दोपहर के 3 बजे उसका त्वरण, तो 3 बजे 3:00 पे कितना है, क्योंकि वो घटता बढ़ता रहता है। कार की स्पीड कम ज़्यादा होती है तो त्वरण भी घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जिस समय पूछा जाए उसी समय बताएं तो उसे क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक त्वरण। किसी भी वस्तु का एक निश्चित समय पर त्वरण क्या कहलाता है? बताओ। तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। क्लियर है? समझ आया आपके यहाँ तक? ठीक है, अब इसके बारे में आगे पढ़ें। यहाँ तक आप समझे। अब आगे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में न्यूटन की गति के समीकरण। पढ़े क्या? न्यूटन की गति के समीकरण। 3 समीकरण हुआ करते थे। छोटी क्लास में पढ़े होंगे आपने, मेरे हिसाब से 9th में था ये, है ना? तो न्यूटन की गति के समीकरण क्या हुआ करते थे? याद करो, मैं याद दिलाता हूँ। v बराबर u प्लस at पढ़ा था क्या? और s बराबर ut, या x लिख दो, x बराबर ut प्लस हाफ at², है ना? और तीसरा था v² बराबर u²। और अगर आपको ध्यान हो और 10th क्लास पढ़ के आए हों तो उसमें एक चैप्टर था कार्य, शक्ति और ऊर्जा। था क्या 10वीं क्लास में? उसमें ये फॉर्मूले काम आए थे या नहीं? कार्य, शक्ति और ऊर्जा में न्यूटन की गति के समीकरण। तो अब छोटी क्लासों में जो पढ़ते थे वो फॉर्मूले ही पढ़ते थे अपन। बड़ी क्लासों में क्या पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आया कहाँ से, बना कैसे। तो हर चीज़ को डीपली पढ़ते हैं बड़ी क्लास में। छोटी में तो डायरेक्ट बता दिया। छोटी क्लास में आप बता दिया श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है, श्रीधराचार्य सूत्र। बड़ी क्लास में अब बताएंगे आपको कि वो आया कहाँ से। फिर उसमें काट छाट करेंगे। काट छाट कैसे 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 लगा सकते हैं, बड़े सवालों को कैसे छोटा कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं, कौन से बड़े रिजल्ट डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो वो काट छाट करना बड़ी क्लास में, मतलब विस्तृत जानकारी जो लेना होता है वो किस में आ जाता है? बड़ी क्लास में आ जाता है। ठीक है? जैसे एक छोटी बच्ची जब नई बच्ची जन्म लेती है तो उसको सब खिलाया पिलाया जाता है, ये खा ये खा ये खा, खुश रहती है वो, मस्त सब खाने को मिलता है। और बड़े होने के बाद उसे पता चलता है कि ये सब तो मुझे ही बनाना पड़ता है ना? तो ऐसे ही ये है कि 10th क्लास तक जो आपने पढ़ा है ना वो डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े हैं, बढ़िया लगे। अब 11th और 12th में क्या आना चाहिए? खुद से बनाना आना चाहिए। क्या होते हैं फॉर्मूले, कैसे बनते हैं, क्यों इन्हें यूज़ लेते हैं, किस किस तरीके से यूज़ ले सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ ले सकते हैं। तो साइंस सब्जेक्ट लोगे ना तो साइंस में दिमाग थोड़ा तेज़ दौड़ना चाहिए। ऐसे स्थिर अवस्था में ना हो, विराम अवस्था में ना रहे। दिमाग ऐसे कुछ भी बोले तो क्या, क्यों, कैसे, ये सवाल तो दिमाग में रहने चाहिए। किसी ने कह दिया पंखा चल रहा है तो भाई यहीं अटक के क्यों चल रहा है, इसके अंदर क्या होगा, वो क्यों घूम रहा होगा। पढ़ा है 10th क्लास में आपने? विद्युत मोटर पढ़ा है, आर्मेचर, चुंबक पढ़े, AC DC, तो वो विद्युत मोटर ही तो है, ये खोल के देखना कभी, वैसे ही चलता है। प्रिंसिपल सिद्धांत वही रहेगा, छोटा बड़ा के कोई भी बना लो, है ना? तो साइंस लिए ना तो दिमाग के पुर्जे खोलो। कोई कुछ भी कहे ये सोचो क्या, क्यों और कैसे।
जवाब जब तक नहीं मिले तब तक ढूंढते रहो। ऐसा करोगे तो एक दिन साइंटिस्ट बनोगे, और ऐसा नहीं करोगे तो इंजीनियर हो, डॉक्टर बनोगे। ठीक है, समझ आया? जो ज़्यादा सवाल करता है अपने आप से वो क्या बनेगा? साइंटिस्ट। और जो केवल पढ़ के परीक्षा में पास होना चाहता है वो क्या बनता है? इंजीनियर और डॉक्टर। ठीक है, तो करें आगे। तो ये 3 इक्वेशन है, तो ये तीनों इक्वेशन कैसे आई, कहाँ से आई, वो चीज़ें बाद में सीखेंगे। इनको समझने के लिए पहले कुछ मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी, आपको गणित सीखनी पड़ेगी। तो 11th क्लास में गणित आएगी द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, जिसका हल्का सा ट्रेलर 10th क्लास में देखा है। 10th क्लास में आपने पढ़ा है दूरी सूत्र, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी पढ़ा है। अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु का सूत्र m1 x1 m2 x1 पढ़ें क्या? तो ट्रेलर तो वहाँ दिखा दिया था। अब मैथमेटिक्स की बुक में आप पढ़ोगे, इसमें एक एक्सरसाइज है, शायद 10वीं है, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, सरल रेखा। ठीक है, तो वहाँ पढ़ाया जाएगा। अब फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें सब चीज़ काम में आती है, संगल घोट मतलब सब डाल दो इसमें, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब या में, मैथ्स, बायो सब काम में आएंगी अपने फिजिक्स में। फिजिक्स क्या है? कॉमन सब्जेक्ट है, सारी सब्जेक्ट को कवर करती है। ठीक है, तो फिजिक्स में मैथ्स आएगी, तो बहुत सारी मैथ्स आती है, तो कुछ बेसिक जो यहाँ काम में आएगी वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या काम में आएगा? तो यहाँ काम में आएगा एक शब्द है प्रवणता। क्या काम में आएगा बताओ? प्रवणता। दूसरा नाम है इसका ढाल, तीसरा नाम है इसका झुकाव। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको स्लोप। ठीक है ना? ये नाम है प्रवणता, ढाल, झुकाव, ये काम आएंगे अपने। ठीक है, तो अगर ये काम आएंगी तो ये क्या होती है इसको समझना। आपने 10th क्लास में सरल रेखाओं के ग्राफ बनाए, 2 सरल रेखाओं के समीकरण दिए होंगे, x के मान रख रख के y के मान निकाले, एक टेबल बनाई और उसमें ग्राफ बनाया। ठीक है, तो उन्हीं सरल रेखाओं की अपन बात कर रहे हैं कि जैसे आपके पास ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है या नहीं? तो ये जो रेखा, ये ऐसी मैंने एक रेखा खींची है, ये कोई सरल रेखा खींची या इसका ग्राफ बनाया, ऐसी रेखा आपको मिली। तो कोई भी सरल रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से, x अक्ष की 2 दिशाएं होती हैं, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। तो कोई भी सरल रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से, मान लो थीटा कोण बनाती है, इधर से नापना है, इधर से धनात्मक दिशा से, ये कितना कोण बनाती है? थीटा। तो ये जो कोण है, इस कोण की स्पर्शज्या, इस कोण की, ये नाम सुना है स्पर्शज्या? नहीं सुना? आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये अंग्रेजी के नाम थे। हिंदी में क्या बोलते हैं? साइन को ज्या। साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्या। कॉस को कौज्या, और टेन को स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं मतलब? स्पर्शज्या। ठीक है, तो स्पर्शज्या वर्ड का मतलब क्या होता है? टेन, TAN, टेन। ठीक है, तो देखो कोई भी सरल रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है, x अक्ष की धनात्मक दिशा से, किधर? 2 दिशाएं होती है, एक तो ऐसे घूमना होता है और एक ऐसे घूमना होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में बोलते हैं। क्या घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है घड़ी की सुइयाँ, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये तो घड़ी की दिशा हो गई। और ये क्या हो गई? घड़ी की विपरीत दिशा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्या? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। दक्षिणावर्त और वामावर्त सुने नाम?
इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त और इसको बोलते हैं वामावर्त। कोण को किस दिशा में नापा जा रहा है? इधर। इधर मतलब कौन सी दिशा है ये बताओ? वामावर्त। ठीक है, तो देखो आप, किसी सरल रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में बनाए गए कोण की स्पर्शजा उस सरल रेखा की प्रवणता, ढाल या झुकाव कहलाती है। समझ में आया? एक डेफिनेशन को टुकड़ों में तोड़ के याद करोगे तो परमानेंट याद हो जाएगी। ऐसे याद नहीं होगी मैंने लिखा दी बुक लेके, किसी सरल रेखा द्वारा, किसी सरल रेखा द्वारा, किसी सरल रेखा द्वारा, एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष की, ऐसे करते हैं कई बच्चे। ऐसे याद नहीं होते, दैट्स कॉल्ड रट्टा। ऐसे रट्टा बोलते हैं, जो तभी याद रहता, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाते। लेकिन अगर समझोगे तो मज़ा आएगा। जैसे मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आप एक निबंध लिखो, या निबंध लिख के दे दिया मैंने कि गाय पे निबंध लिख के दे दिया और उसे याद करो, रट्टा मार लोगे, जम के रट्टा मार लोगे, और 10 दिन बाद में वापस लिखवाऊँ तो कुछ ना कुछ तो भूल ही जाओगे उसमें से 2-5%, एक आध लाइन तो भूल ही जाओगे। लिख दोगे आप, लेकिन एक आध लाइन तो भूल ही जाओगे। या ऐसे करोगे यार वो पहली लाइन क्या थी, दूसरी क्या थी। कारण क्या है? आपने रट्टा मारा। साइंस में रट्टा बहुत कम चलता है, ये मान के चलो 10% रट्टा, 90% समझ। चलता है, ऐसा नहीं चलता है, चलता है, लेकिन 10% रट्टा, 90% समझ, है ना। और समझ के क्या खेल है? समझ के साइंस में जितने भी डायग्राम बने सबको अच्छे से देखना है, क्योंकि जो भी समझ में आती है ना साइंस, वो डायग्राम से ही आती है। अगर डायग्राम नहीं देखे तो साइंस बेकार है। जैसे अगर आपने सुना है एक चित्र हजारों शब्द बयां करता है, एक चित्र। मैं आपको बोलूं हाथी पे निबंध लिखो तो क्या तैयारी करने की ज़रूरत है? क्या ऐसा बोलोगे कि सर एक दिन दे दो कल याद करके आऊँगा? नहीं, आप लिख सकते हो। कारण क्या है? या तो हाथी देखा है आपने, या फिर हाथी का चित्र देखा है, तो वो चित्र आपके दिमाग ने पढ़ लिया है, इसलिए आपके पास हाथी के बारे में हजारों शब्द हैं। तो चित्र का महत्व समझ में आता है। कोई भी चित्र बनाए उसका साइंस में बहुत तगड़ा महत्व है। हाथी का चित्र देखा, आपको हाथी का निबंध याद करने की ज़रूरत नहीं है, आजीवन याद रहेगा। तो साइंस में चित्रों पे फोकस करना है। और मैं अभी बोलूं कि आप निबंध लिखो हुलुलू पे, हुलुलू पे निबंध लिख के दिखाओ। निबंध तो बहुत दूर है, इस हुलुलू वर्ड के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ना देखा ना सुना, सही है नहीं, ना कभी फोटो देखा। तो समझ में आया चित्र की महत्ता कितनी होती है। तो इसलिए साइंस जब भी पढ़ो ना तो डायग्राम को तो नेगलेक्ट करना ही नहीं है। जो कुछ समझ में आता है डायग्राम से आता है। वैसे इस नाम का कोई भी प्राणी धरती पे मौजूद नहीं है, ये काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई सहयोग, ठीक है। तो समझ आ रहा है? तो चित्रों को बड़े ध्यान से देखना होता है, लिखने में कुछ नहीं है, बस समझो, डायग्राम देखो, सोचो, विचार करो, अपने आप याद रहता है। अब हम क्या घर से तैयारी करके थोड़ी आते हैं यहाँ पर पढ़ाने? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस मेक अ मैन, रजनीकांत। बार बार पढ़ाया, प्रैक्टिस की और रजनीकांत बन गए फिजिक्स में, याद हो गई। समझाए चीज़ों को। आप में और हम में बराबर दिमाग है, एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना है कि हमें ये समझ आ गया है कि इस चीज़ को याद कैसे रखा जाए, समझ गए, और आपको अभी ये समझने में टाइम लगेगा। तो जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे आप करने की कोशिश करें, बड़ा आसान है। देखो, एक डेफिनेशन को रट्टा मत मारो, टुकड़ों में तोड़ो। मैंने कितने टुकड़े बताए? एक स्पर्शजा बताया, एक रेखा खींची, एक थीटा बताया, फिर इधर घुमाया, उधर घुमाया, तब जाके डेफिनेशन बनी। अब डेफिनेशन एक बार में परमानेंट याद हो जाएगी, होगी या नहीं? एक बार बोलूँगा आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। बोले, किसी सरल रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में बनाए गए कोण की स्पर्शजा
उस सरल रेखा की प्रवणता, ढाल या झुकाव परमानेंट फिट, ISI प्रमाणित हॉलमार्क, फुल गारंटी, और घर जाने के बाद बिना रिवीजन के कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आगे देखो। तो ये हो गया आपके पास, मतलब ये वाला कोण अगर ले लें तो ये जो tan थीटा होता है, tan थीटा, इस tan थीटा को ये अपन क्या बोलते हैं? प्रवणता, या फिर m से व्यक्त करते हैं इसको, या तो ढाल बोल दो, या झुकाव बोल दो, या प्रवणता बोल दो, और m से व्यक्त करते हैं, तो m बराबर tan थीटा। बोलो क्लियर है? तो ये आपके पास हो गया ढाल, झुकाव। ठीक है, अब देखो इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं थोड़ा सा, और ये काम में आएगा आपके, जब गति के समीकरण अपन डेराइव करेंगे तो इसमें आपके काम आएगा। अब देखो ये तो थीटा के हिसाब से समझा, अब वैसे समझते हैं। मान ले कि यहाँ पे एक बिंदु है x1 y1 है, और एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं x2 y2। सरल रेखा क्या होती है? कई बिंदुओं से मिलकर बनती है, बहुत सारे बिंदुओं से। तो इस सरल रेखा पे कोई भी दो बिंदु मान लें, x1 y1 और x2 y2। बोलो मान लें, तो बताओ इसको यूं मिलाओ, यूं ऐसे, इधर और इधर, इसको भी मिलाओ ऐसे। ये कोण कितना था? थीटा है ना? अब आगे आओ, इसको यूं मिला दूं, ये कोण कितना होगा? ये वही थीटा ही होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हो। सब ये पुरानी चीज़ें याद आएंगी, सब काम आती है अपनी साइंस में, है ना? हो गया ये थीटा। अब देखो इसका x निर्देशांक x1 है इस बिंदु का, और इस बिंदु का x2। तो x1 का मतलब समझते हो कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है बताओ? x1। और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है बताओ? x2। ऐसे ही इसका y निर्देशांक y1 है, और y, इस बिंदु का y निर्देशांक y2 है। मतलब ये दूरी कितनी हो गई? y1, और ये दूरी कितनी हो गई बताओ? y2। यही तो है इसका मतलब, कोई दिक्कत? अब मुझे आप बताओ ये दूरी कितनी होगी? ये x2 माइनस x1, पूरी कितनी है? x2। ये कितनी है? x1। तो ये कैसे बची? इसमें से इसको घटा दिया, तो ये दूरी आ गई x2 माइनस। अब मुझे बताओ ये दूरी कितनी होगी? ये y2, इसमें से y1 घटा दो तो y2 माइनस। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ ये दूरी x2 माइनस x1 है, तो ये दूरी कितनी होगी? ये x2 माइनस x1 बराबर ही तो है, ये आयत ही तो बना हुआ है, आयत के आमने सामने घुसाए बराबर। ये दूरी y2 माइनस y1 है ये, तो ये वाली कितनी होगी? ये वही y2 माइनस y1 होगी या नहीं? तो हम प्रवणता पढ़ रहे हैं m tan थीटा, तो इसका एक फॉर्मूला आएगा। tan थीटा का मान निकालो यहाँ से, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया? y2 माइनस y1, और आधार कितना हो गया? x2 माइनस। बोलो हुआ या नहीं? तो ये आ गई किसी सरल रेखा की प्रवणता। प्रवणता ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन की गति के समीकरण आए कैसे, ये जानने के लिए मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। कल और पढ़ाएंगे, थोड़े से ग्राफ भी पढ़ाएंगे, उसके बाद बताए जाएंगे कि ये समीकरण कहाँ से आए और कैसे आए। तो अधिक जानकारी के लिए कल का एपिसोड देखना ना भूलें, बड़ा रोचक और रोमांचकारी होगा, है ना? न्यूटन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? बेचारे एक सेब ने बच्चों की लाइफ ख़राब कर दी। वो न्यूटन के सामने वो सेब नहीं गिरता तो 40% फिजिक्स ख़त्म थी।
सब जगह न्यूटन अंकल बैठे हैं, कोई से चैप्टर उठा के दे दो, है ना। मैं तो ये कहता हूँ ये सेब जो है वो उसके सामने नहीं गिरता तो फिजिक्स तो कम हो जाती, होती है नहीं।